बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का ये पहला वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। कूलम्स लॉ को हम देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है कोई भी, जब दो चार्जेस के दरमियान को डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है तो उस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बेसिकली दो वर्ड का मजमूआ है। नंबर वन है जी इलेक्ट्रो, और सेकंड जो वर्ड है वो है जी स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है जी चार्जेस, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। एड्रेस, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, हम डेफिनेशन इसकी कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है किसी भी पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। चार्जेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब इन चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक से मुराद है कि सेम चार्जेस, जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो गया, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। सेम चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। या पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं जी कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है। कूलम्स लॉ, एक साइंटिस्ट है जी चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम ने कहा था कि अगर दो चार्जेस हैं और वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो उनके प्रोडक्ट के, वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक चार्ज है, मैं इसको कह देता हूँ पॉजिटिव, और ये कोई दूसरा चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो मान लेते हैं जी आर है। ठीक है जी, आर इसको मैं वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं कह देता हूँ Q1, ये Q2। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कहती है कूलम लॉ की? कूलम लॉ की स्टेटमेंट कहती है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of charges। चार्जेस इस जो हमने कंसीडर किया है ये वाली केस, ठीक है, इस केस में चार्जेस क्या कौन से हैं? Q1 और Q2। ठीक है, एंड स्टेटमेंट का सेकंड इसमें वो कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बिटवीन देम। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है जी कूलम्स लॉ की, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो अब हम इसको लिखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा क्या कहता है? पहला हिस्सा कहता है कि दो अगर चार्जेस हैं हमारे पास, कोई भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्स होगी, लेट्स सपोज मैं इसको F कह देता हूँ, F इज इक्वल टू सॉरी F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, हमने कंसिडर किया था कि हमारे पास एक चार्ज जो है वो है पॉजिटिव और सेकंड चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस वो है जी R। ठीक है, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज है जी Q2। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसका और इसका, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q2 के। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम Q2 को 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो फोर्स क्या होगी? 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर Q2 को हम 2 टाइम इंक्रीज कर दें तो फोर्स जो होगी वो 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब कहता है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1।
इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वलिटी में बदलते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस सूरत में हम प्रोपोर्शनैलिटी को तब्दील कर रहे हैं इक्वल के साथ, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे k, जिसको हम कहते हैं k, बाकी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब ये जो k है, k क्या है? k को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये वाला, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये होती है जी 8.985 10⁻⁹। तो ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है फ्री स्पेस के लिए, इसकी वैल्यू इतनी होती है। अगर हम 4 पाई को पुट करें और एप्सिलॉन नॉट जो है फ्री स्पेस के लिए, इसको पुट करें तो ये वैल्यू आती है। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट जो होगा, अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे अगर हम k को एक साइड पे ले लें, तो फोर्स जो है, यहाँ पे अगर मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में ले लूं, और ये जो r है, ये यहाँ पे मैं इसको ले आऊं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो Q1 Q2 है, इसको मैं नीचे ले आऊं, Q1 Q2, तो यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा जी k। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके यूनिट क्या हो सकते हैं। हमें पता है कि फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और जो r जो है, इस सूरत में ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है? मीटर का डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और जो चार्ज होता है, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जी कूलम। ठीक है, कूलम इसका और एक कूलम इसका। ठीक है, तो ये बनेगा कूलम का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो ये यूनिट आते हैं जी के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये इसके यूनिट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं जी, एमसीक्यूज में आ जाते हैं अक्सर, और इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है?
अच्छा, अब ये तो हो गया जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये इसकी डिपेंडेंस डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। डिपेंडेंस ऑफ के, डिपेंडेंस ऑफ के, यहां से के से मुराद क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो के है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान हमने मीडियम कौन सा रखा है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सेकंड ये डिपेंड करेगा कि हम कौन से जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको के को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोनों समझा देता हूँ। किस पे डिपेंड करेगा। नंबर वन डिपेंड करेगा जी सिस्टम ऑफ यूनिट पे। सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकंड ये डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब ये सिंपल सी एग्जांपल पहले वाली हुई, ठीक है। अगर इनके दरमियान कुछ चीज नहीं है तो इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान होगा एयर, ठीक है। अगर इनके इस दो चार्जेस के दरमियान, इनके दरमियान में कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान में क्या है, एयर है, ठीक है। और एयर का मैंने आपको बताया था कि इसकी जो एब्सोल्यूट इसकी जो परमिटिविटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है एयर के लिए 1 होती है, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, और जो एयर होता है उसके लिए होती है उसके लिए भी ऑलमोस्ट 1 होती है, उसके लिए होती है 1.0006, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, और एयर के लिए हम उसको कह सकते हैं कि 1 होती है, बट लेकिन अगर हम प्रिसाइज में बात करें तो ये बनेगी 1.0006। अगर ये मीडियम कोई और मीडियम होगा, लेट्स सपोज कोई ये कोई रबड़ पड़ी है, यहाँ पे रबड़ का टुकड़ा ला के रख देता हूँ, या कोई ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वुड है, ठीक है, रबड़, रबर है, या कोई ग्लास है, ग्लास का कोई स्लैब है, तो ये जो वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू जब क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैसे चेंज हो जाएगी, इस पे बात करते हैं, ठीक है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम रखेंगे दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है, एयर या फ्री स्पेस के अलावा कोई ग्लास हो सकता है, ग्लास का स्लैब हो सकता है, कोई रबर का कोई बैंड हो सकता है, ठीक है, ये कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर होगा तो फोर्स जो होगी कूलम्स फोर्स, ठीक है, कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं एफ ऑफ ई से डिनोट कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो कम होकर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितनी कम हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉ एप्सिलॉन एम टाइम्स ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये जो है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा होगा उसकी जो परमिटिविटी होगी ये इसको डिनोट करेगा। सो अगर हम यहां से फोर्स निकालना चाहें, लेट्स सपोज पहले जो फोर्स थी वो थी एफ ऑफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये थी फोर्स जब चार्जेस के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फ्री स्पेस थी, फ्री स्पेस थी, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो फोर्स क्या हो जाएगी? इसको मैं कह देता हूँ एफ डैश, तो ये बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखें, ठीक है। अगर मैं इसको इस टर्म को देखूं तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा हमारे पास फोर्स। फोर्स कब? जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना होने का क्या मतलब है कि फ्री स्पेस थी, वहां पे दो चार्जेस के दरमियान क्या थी? फ्री स्पेस थी। ठीक है, तो यहां से एफ ऑफ ई कितना आएगा? एफ ऑफ ई डैश दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो यहां से हम एप्सिलॉन एम जो है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये फोर्स जो थी एफ एफ ऑफ डैश जो है वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू एफ ऑफ ई डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ ई, ठीक है। तो ये बनेगा जी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges when there is no dielectric constant, dielectric material। नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पे फ्री स्पेस है। वहां पे क्या है? फ्री स्पेस। देर इज नो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू व्हेन
डाइलेक्ट्रिक material is present present is called permittivity of that particular medium. दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज जो मैं आपको मजीद बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स हमें पता है कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देखना ये है कि क्या क्या यहाँ पे भी ये फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन जो है हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लें, एफ ऑफ ई, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ ऑफ ई, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि ये हमें पता है कि जो फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम मैं यहाँ पे इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसके जो ऊपर जो है इसको मैंने एरो दिया है इसको डिनोट करने के लिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है आर, ये है Q1, ये है जी Q2, ठीक है। अब हमें पता है कि दो ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस या जिसको हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर Q2 जो है वो अट्रैक्ट करेगा Q1 को तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है और ये जो है ये भी पॉजिटिव है। अब हमें पता है जी इनके दरमियान डिस्टेंस वही है जी आर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वही है जी आर, आर, ठीक है। अब हमें पता है जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, या अनलाइक या जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो करते हैं रिपेल। अगर ये अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, इसकी तरफ। अगर ये वाला इसको रिपेल करेगा तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो है, यही चीज बताती है कि फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, तो यही चीज हमें बताएगी कि फोर्स जो है वो कितनी होती है। अब देखेंगे हम कि जो नेट फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। लेट्स सपोज अगर Q1 जो है, Q1 जो है ये बड़ा है और Q2 जो है वो ये छोटा है, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर Q2 बड़ा है और Q1 बड़ा है तो जो नेट फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये चीज नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया।
अच्छा, दूसरी चीज जो है, हमने न्यूटन का जो एक लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है, एक्शन और रिएक्शन, दे आर इक्वल फोर्सेस, बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म में। इसको हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। लेट्स सपोज कि इनके दो दरमियान है, ये इसको कंसीडर कर लो, इसके दरमियान जो है, जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर से, ठीक है। तो यहाँ पे आर कैप जो होगा ये बताएगा इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है जी। अब वो मैंने आपको बताया कि ये नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, नेट नेट फोर्स जो होगी दो चार्जेस के दरमियान, अगर वो इस डायरेक्शन में है तो ये आर जो होगा, आर कैप जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर जो नेट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आर कैप जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये आर जो होगा, आर यूनिट वेक्टर जो होता है, ये बेसिकली हमने पढ़ा है 11th क्लास में, कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो बताता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक या हायर क्लासेस में मिलेगा, बट मे बी आपको जो है ई कैट में या एम कैट के एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाए। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है जी, इंटू आर वेक्टर। हमें पता है कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर को हम लिख सकते हैं जी, यूनिट वेक्टर इनटू उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो आर वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर जो है, इसकी अगर हम वैल्यू, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये बनेगा जी वेक्टर डिवाइडेड बाय ये जो आर इसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पे पुट करें तो ये जो कूलम्ब लॉ होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। तो ये भी एक फेमस फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है।